हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड एप्लीकेशंस के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, शॉर्ट में, ब्रीफ में, ताकि आपको टॉपिक्स के जो हेडिंग्स है उसको समझ में आ जाए कि ये है क्या, और फिर आप अपने आंसर खुद से फ्रेम कर सकते हो। सो देखो, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इसमें क्या होता है, एक हार्डवेयर प्रोवाइड करी जाती है आपको वर्चुअली। मतलब आप एक समझो कि सपोज़ आपको एक लैंड दी गई, ठीक है, एक एरिया दिया गया और वहाँ पर आपको बिजली दी गई और पानी दिया गया, लेकिन आपको घर पूरा खुद से बनाना है। सो एक तरीके से यही है क्लाउड सर्विसेज मॉडल्स में। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है कि आपको बस एक हार्डवेयर, स्टोरेज और सर्वर प्रोवाइड करवा दिया जाता है, नेटवर्किंग प्रोवाइड करा दी जाती है, एप्लीकेशन आपको खुद बनानी है, डाटा खुद आपको करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारा खुद आपको संभालना है। बस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है वो आपको एक हार्डवेयर देगा जिसपे कि आपको सारा काम खुद करना है। जैसे कि अ कंपनी रेंट्स अ वर्चुअल सर्वर, एक कंपनी ने एक वर्चुअल सर्वर रेंट किया इंस्टेड ऑफ बाइंग अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम बाय करने से अच्छा उसने एक सर्वर को बाय किया, रेंट किया और उस पर अपना सारा काम किया, जो भी उसका काम करना था, जो भी डेटा, जो भी एप्लीकेशन उसको रन करना था। ठीक है, हाईली फ्लेक्सिबल होता है और कस्टमाइजेबल होता है, यूज बाय IIT प्रोफेशनल एंड बिग कंपनीज। सेकंड आता है PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्रोवाइड्स अ रेडी प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स, नो नीड टू मैनेज हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलपर्स ओनली फोकस ऑन राइटिंग एंड टेस्टिंग कोड, सेव्स टाइम एंड एफर्ट, a developer builds a mobile ऐप यूजिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विदाउट वरिंग अबाउट सर्वर्स। सो आप देखो, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल लिया था कि आपको किसी ने एक एम्प्टी लैंड दे दी, ठीक है, पूरा एरिया खाली है। अब पहले तो आपने क्या किया, उसमें घर बनाया, सारा काम आपने खुद से करा। लेकिन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ही में क्या होगा कि आपको सब कुछ बना बनाया होगा, आपको घर भी पूरा बना बनाया मिल जाएगा। बस आपको उसमें क्या करना है, उसका डिज़ाइन करना है, उसका फर्नीचर देखना है और सारा काम खुद से करना है। मतलब छोटा मोटा जो भी डिज़ाइन का, पेंटिंग का, ठीक है, ये सब। सो आपको कोई हार्डवेयर की मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक कोड लिखना है और अपना काम करना है, ठीक है। ना आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ सर्वर पे ऑलरेडी प्रोवाइड होगा। सो ये क्लाउड सर्विसेज होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करी जाती हैं। उसके बाद आता है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है, प्रोवाइड्स कंप्लीट सॉफ्टवेयर व्यू इंटरनेट, नो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइस, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, मंथली या ईयरली होता है, यूजिंग गूगल डॉक्स। जैसे कि आप गूगल डॉक्स करते हो, आप उसको अपने डिवाइस में इंस्टॉल नहीं करते हो, आप इंटरनेट पे जाते हो, ओपन करते हो और सारा काम करते हो, और जितना भी होता है वो स्टोर हो जाता है ऑनलाइन, ठीक है, और आप उसको शेयर भी कर सकते हो, अपडेट करते हो। तो उससे क्या होता है, आपने सपोज़ गूगल डॉक्स में कोई भी चीज़ अपडेट करी तो जहाँ भी जिसको भी आपने शेयर करी है उसके पास भी वो अपने आप अपडेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू आप एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो। सो यही होता है, इसमें इंस्टॉल करने की कोई नीड नहीं रहती, बस आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और ओपन करना है इंटरनेट पे जाके और आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो यही है क्लाउड सर्विस मॉडल। नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। सो ये होते क्या है, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स वो होते हैं कि आपका डेटा कौन यूज़ कर पाएगा, कब यूज़ कर पाएगा, कैसे यूज़ कर पाएगा, ऐसे ही कुछ है ये, ठीक है। सो पहला है पब्लिक क्लाउड, ओपन फॉर जनरल पब्लिक, ओन्ड बाय कंपनीज लाइक AWS, गूगल, पे एज यू यूज़ मॉडल, लेस कंट्रोल बट चीप। एग्जाम्पल, होस्टिंग अ वेबसाइट ऑन अ पब्लिक क्लाउड। सो जैसे कि आपने कोई वेबसाइट बनाई और उसे अपलोड कर दिया, ठीक है, सर्वर पे, गूगल के सर्वर पे। सो वहाँ पर उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है लिंक से, कि आप लिंक शेयर करो और आपकी वेबसाइट कोई भी एक्सेस कर सकता है, देख सकता है जाके कोई इमेजेस या कुछ भी आपने अपलोड किया है। सो ये होता है डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में पब्लिक। एक तरीके से एक एग्जांपल भी समझो कि जैसे कि कोई बस है, आप बस में ईज़िली जा सकते हो, ठीक है, बस में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसमें आप इजीली जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। सो वो होता है आपका पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, यूज्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली, हाई सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, एक्सपेंसिव टू मेंटेन। जैसे कि बैंक यूजिंग इट्स ओन क्लाउड सिस्टम, बैंक का खुद का क्लाउड सिस्टम होता है, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। आपने देखा होगा वो कंप्यूटर में अपना सारा काम करते हैं, उनकी खुद की वेबसाइट्स होती है, उनको आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए पासवर्ड, यूज़र नेम सब कुछ चाहिए होता है, उसको आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। इजीली क्या, उसको कर नहीं सकते आप एक्सेस, क्योंकि वो एक प्राइवेट क्लाउड है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना खुद का क्लाउड बनाया हुआ है और उसको वो खुद ओन करते हैं, जैसे कि बैंक में एग्जांपल।
प्राइवेट क्लाउड का एग्जांपल मान लो आपकी खुद की कार, जो कि आपके सिर्फ खुद के यूज़ के लिए, उसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हाइब्रिड क्लाउड, कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक प्लस प्राइवेट क्लाउड। सेंसिटिव डेटा जो होता है वो प्राइवेट पे चला जाता है और जनरल टास्क जो होते हैं वो पब्लिक क्लाउड पे अपलोड हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल एंड बैलेंस रहता है, कंपनी स्टोरिंग कस्टमर डेटा प्राइवेटली बट यूजिंग पब्लिक क्लाउड फॉर एप्स। वो ये है कि कस्टमर का जो डेटा है वो तो उन्होंने प्राइवेटली अपने क्लाउड पे अपडेट किया है, ठीक है, लेकिन जो पब्लिक जो क्लाउड है वो ऐप्स के लिए यूज़ कर रहे हैं कि अपने जो ऐप्स है उन्होंने वहाँ पर किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, वहाँ पे आप उसको रन कर पा रहे हो, लेकिन कस्टमर का डेटा प्राइवेट है सो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, सो वो उन्होंने प्राइवेटली अपलोड किया हुआ है। हाइब्रिड का एग्जांपल मान लो कि आपकी कार, कि आप कभी तो उसे खुद के लिए यूज़ कर रहे हो और कभी आपने ऊबर के लिए यूज़ करी जब भी ज़रूरत पड़ी, कि ऊबर कर लिया आपने कि भाई आप कुछ कमाने के लिए आपने ऊबर पे उसको कर दिया और फिर लोग आएंगे उसमें यूज़ करेंगे, आप उसको टैक्सी की तरह यूज़ कर सकते हो और जब आपका मन करे आप उसको प्राइवेटली भी यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट है क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज सॉल्यूशन, क्लाउड हेल्प्स बिजनेस रन ऑपरेशन डिजिटली। कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है? CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। फीचर्स क्या होते हैं? एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, रियल टाइम अपडेट्स, टीम कोलैबोरेशन, अ कंपनी मैनेजिंग कस्टमर डेटा यूजिंग क्लाउड सॉफ्टवेयर। सो जो क्लाउड सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये CRM सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो सारे कंप्यूटर्स में आप कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हो। सो ये क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज सॉल्यूशन रहते हैं जहाँ पर एक कंपनी होती है वो क्या करती है, अपने कस्टमर का जो डेटा है वो क्लाउड पे अपलोड कर देती है और वहाँ से वो मैनेज करती रहती है और कहीं भी बैठ के कंप्यूटर से वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, अपने यूज़र नेम पासवर्ड फिल करके वो उसको एक्सेस कर सकते हैं और कस्टमर का डेटा जो ऑनलाइन मैनेज करते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स आते हैं, CRM सॉफ्टवेयर्स होते हैं कस्टमर का डेटा मैनेज करने के लिए, ठीक है। और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के भी बहुत महंगे महंगे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनको आप एक्सेस कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। और रियल टाइम अपडेट्स होते हैं कि आपने कुछ भी अपडेट किया वो हर जगह अपडेट हो जाता है। टीम कोलैबोरेशन में बहुत हेल्प करते हैं कि भाई 4-5 लोग हैं, उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि पेन ड्राइव में पहले उसको डेटा दो फिर उसको दो। आपका एक सॉफ्टवेयर है, सबको अपने अपने यूज़र पासवर्ड दे दो, तुरंत उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर लेंगे और जो भी डेटा है वो सारा का सारा वो यूज़ कर सकते हैं अपने कस्टमर का डेटा मैनेज करने के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। सो ये होता है क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज सॉल्यूशन। इससे क्या होता है, बिजनेस जो होता है वो अपना ऑपरेशन, जो अपने ऑपरेशंस होते हैं वो डिजिटली रन कर पाते हैं इसकी हेल्प से। नेक्स्ट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड स्केलेबिलिटी। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, इसमें जो आपका क्लाउड होता है ना वो बहुत आसान बना दिया उसने। पहले क्या था, पहले आप हार्डवेयर रखो, बड़ा सा सिस्टम रखो, वहाँ सारा डेटा स्टोर करो, सब कुछ करो। आप खुद सोचो, आपके फ़ोन में होता है स्टोरेज का, होता है क्लाउड स्टोरेज जो गूगल सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड करा जाता है। उसमें क्या होता है, आप कुछ पेमेंट करते हो, जो भी वो मांगते हैं 1000 रुपये 2000 रुपये 1 साल के, और उसमें आपको कुछ 120 GB या जितना भी होता है, वो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है उसका, बट वो सर्विस देते हैं कि आप इतना पेमेंट करके हमारा क्लाउड यूज़ कर सकते हो और अपना जितना भी डेटा है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, वो सेफ़ रहेगा और वो आपका डेटा सिक्योर रहेगा। 2 साल तक के लिए, 3 साल तक के लिए आप ये स्टोरेज बाय कर सकते हो फ्री में, ठीक है। फ्री में नहीं मतलब पैसे दे के आप इसको बाय कर सकते हो और अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। सो ये बेनिफिट रहता है पहले, लेकिन अब क्या करना, ये अब बेनिफिट रहता है, लेकिन पहले क्या करना पड़ता आपको, पहले एक पेन ड्राइव लानी पड़ती, उसमें सारा डेटा स्टोर करना पड़ता, या फिर अगर पेन ड्राइव नहीं होती तो दूसरे हार्डवेयर आते थे, उसमें आपको अपना डेटा स्टोर करना पड़ता। सो ये बेनिफिट मिला है इसमें कि कोई हार्डवेयर का कॉस्ट नहीं है, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, और पे ओनली फॉर यूसेज, कि आपने जितना यूज़ किया उसका पेमेंट कर दो आप। जैसे कि एग्जांपल, स्टार्टअप सेव्स मनी बाय नॉट बाइंग सर्वर, उनको सर्वर खरीदने की नीड ही नहीं है, वो क्या करते हैं, जाते हैं ऑनलाइन उसको क्लाउड सर्विसेज को बाय कर लेते हैं, उस पर अपना डेटा स्टोर कर लेते हैं और आराम से उसको यूज़ करते रहते हैं। स्केलेबिलिटी, एबिलिटी टू इंक्रीज डिक्रीज रिसोर्स टाइम types, vertical increase power of one system, horizontal add more system, important for growing business, e-commerce site handling more user during sale। सो स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि ये ऐसी एबिलिटी होती है कि वर्कलोड चाहे बड़ा हो चाहे घटा हो, उसको हैंडल करने की जो कैपेसिटी, जो एबिलिटी होती है उसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं। कि अगर
आपकी सपोज़ सेल्स के टाइम पे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हैवी सेल चल रही होती है, जैसे कि आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे, इन सब पे बिग बिलियन सेल्स आती है, सो वहाँ पर कितने ज़्यादा यूज़र एक ही बार में आ जाते हैं, ठीक है, उसको हैंडल करना, और कभी एकदम कम हो जाते हैं, उसको हैंडल करना, इसी एबिलिटी को स्केलेबिलिटी बोलते हैं। एबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज रिसोर्स एनी टाइम। वर्टिकल इंक्रीज में क्या होता है, इंक्रीज पावर ऑफ वन सिस्टम। इसमें आपका कंप्यूटर है, उसकी आपने रैम बढ़ा दी, सीपीयू की पावर बढ़ा दी, सीपीयू अपग्रेड कर दिया, सो उससे क्या होगा, उसकी पावर बढ़ जाएगी और आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, ऐड मोर सिस्टम, कि आपने एक कंप्यूटर की बजाय 4-5 कंप्यूटर और ख़रीद लिए सारा काम करने के लिए। सो यही होता है स्केलेबिलिटी, एक ऐसी एबिलिटी, काम को ज़्यादा या फिर कम पे हैंडल करने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं। और जैसे कि एग्जांपल में आपने देख लिया होगा। सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस क्या होता है, सिक्योरिटी प्रोटेक्ट क्लाउड डाटा फ्रॉम थ्रेट्स, इंक्लूड इंक्रिप्शन होता है, पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है, और फायरवॉल्स होती हैं कि भाई कोई हैक ना करे, तो फायरवॉल्स उसको प्रोटेक्ट करती हैं किसी बंदे को, जो भी आउटसाइडर है, जिसके पास एक्सेस नहीं है, उसको अंदर आने से सिस्टम के। पासवर्ड प्रोटेक्शन होती है, इंक्रिप्शन होता है, जो टेक्स्ट होता है उसको अलग ही उसमें कोड में इनक्रिप्ट कर देते हैं ताकि कोई पढ़ ना पाए। सो यही होता है। प्रिवेंट हैकिंग एंड डेटा थेफ्ट, एग्जांपल ओटीपी लॉगिन होता है आजकल सिक्योर एक्सेस के लिए, कि आपके ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, उसको शेयर करो तभी आप उसको एक्सेस कर पाओगे और वो आपके फ़ोन पे आएगा। सो ये सिक्योरिटी करी गई है एक तरीके से। और गवर्नेंस क्या है, गवर्नमेंट ने क्या करा है, रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनाए हैं क्लाउड यूजेज के लिए, इंश्योर करा है कि प्रॉपर एक्सेस और कंट्रोल रहे, रिस्पॉन्सिबल यूजेज हो, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन मैनेज क्लाउड एफिशिएंटली। एग्जांपल, एम्प्लॉय ओनली एक्सेस अलाउड डेटा, कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको सिर्फ जितना डाटा उनको एक्सेस अलाउ किया गया है बस वही कर पाएंगे। सो सिक्योरिटी में क्या आता है, ऐसे मेथड्स को यूज़ करना कि क्लाउड का जो डेटा है वो प्रोटेक्ट रहे। और गवर्नेंस में क्या आता है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाना क्लाउड यूसेज के, कि भाई इतना आप यूज़ कर सकते हो डेटा, इतना इसको अलाउ करना चाहिए, इतना इसको, सो सारी चीज़ें जो होती हैं उसके रूल्स रेगुलेशन बनाना कि कितना यूज़ करना चाहिए क्लाउड का डेटा, ताकि वो सिक्योर रहे, सेफ रहे। नेक्स्ट है डाटा सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस इन क्लाउड। डाटा सिक्योरिटी क्या होता है, प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा, पर्सनल डाटा या फाइनेंशियल, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आपके जो पासवर्ड्स होते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करके रखना, उसी को डाटा सिक्योरिटी बोलते हैं। सो टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि बैकअप, कि आपने अपने डेटा का बैकअप रख लिया, कि एक जगह से वो डिलीट हो गया तो दूसरी जगह आप जहाँ पर आपने उसका बैकअप रखा है वो आप यूज़ कर सकते हो। डाटा इंक्रिप्शन, जो कि मैंने आपको बताया, और डिज़ास्टर रिकवरी, एग्जाम्पल डाटा ऑटोमेटिकली बैकअप्ड अप इन अ क्लाउड। सिंपली यही है, ये टेक्निक्स को यूज़ करना अपने डाटा की सिक्योरिटी रखने के लिए। और डिज़ास्टर रिकवरी क्या हो जाता है कि आपका, जैसे कि आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ थी या वीडियोज़ थी, वो आपने क्लाउड पे अपलोड कर दी, ठीक है, और आपका फ़ोन टूट गया था उससे पहले, या गूगल ड्राइव पे आपने डाल दी उनको, और आपका फ़ोन टूट गया था, आपने बैकअप रखा पूरा और फ़ोन ख़त्म हो गया एकदम। सो आपने क्या किया, दूसरा फ़ोन लेके आए, गूगल ड्राइव आपने अपनी लॉगिन करी और सारा डेटा आपको मिल गया। इसको डिज़ास्टर रिकवरी बोलते हैं, जिसमें कि बहुत बार सर्वर फेलियर हो जाता है, सर्वर क्रैश कर जाता है, सो जो डाटा होता है उसको रिकवर करा जाता है बैकअप, ये सारे मेथड्स को यूज़ करके, उसको डिज़ास्टर रिकवरी बोलते हैं। कंप्लायंस क्या होता है, फॉलोइंग लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन, इंपॉर्टेंट फॉर प्राइवेसी प्रोटेक्शन, लीगल सेफ्टी। एग्जांपल ऑफ लॉज में डाटा प्रोटेक्शन लॉज बनाए गए हैं कि इतना डाटा कोई यूज़ कर सकता है, आपका इतना एक्सेस कर सकता है, आप खुद बोलते हो कि अलाउ करना है कि नहीं करना, आपकी इमेजेस अलाउ है कि नहीं है, वहाँ पर खुद लिखा आता है। सो ये कुछ डाटा प्रोटेक्शन लॉ होते हैं कि आप खुद अलाउ करोगे तो ठीक है, नहीं तो आपका वो कोई भी डाटा यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, कंपनी फॉलोइंग रूल्स टू प्रोटेक्ट यूज़र डाटा, कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, कस्टमर ने डाटा आपको दिया है, आप इसका गलत यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं ताकि डेटा की सेफ्टी और प्राइवेसी बनी रहे। क्लाउड गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू मैनेज क्लाउड सिस्टम, इंक्लूड security policy, risk management, cost monitoring, helps in decision making, efficient cloud usage. Example, company sets rules for who can use cloud रिसोर्स। सो वो ये क्लाउड गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ऐसे फ्रेमवर्क बनाना क्लाउड यूज़ करने के, कि कौन कितना इसको यूज़ करेगा, किसको कितना एक्सेस है, कहाँ तक आप एक्सेस कर सकते हो, कितना डेटा को आप यूज़ कर सकते हो। ये इसमें क्या करा जाता है, सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाती है, रिस्क मैनेज करा जाता है, ठीक है,
और कॉस्ट को मॉनिटर करना। क्यों? क्योंकि आप सर्विस ऑनलाइन जो क्लाउड की सर्विस है वो आप पेमेंट करके कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि ओवर स्पेंडिंग कर दो आप, कि क्लाउड की जितनी नीड भी नहीं है उससे ज़्यादा आप उस पर खर्चा कर रहे हो। सो यही होता है क्लाउड गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको एक क्लाउड सर्विसेज को कैसे यूज़ करती है उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन फ्रेमवर्क्स बनाना। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्लाउड गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स। ऐसे सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन बनाना जो कि एक हेल्प करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को क्लाउड सर्विसेज प्रॉपरली यूज़ करने के लिए, जो कि डिसीजन मेकिंग में, एफिशिएंट क्लाउड यूजेज में, इन सब में हेल्प करेगा। और जिसमें कि सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाती है, रिस्क मैनेजमेंट करा जाता है और कॉस्ट मॉनिटरिंग करी जाती है कि आप ज़्यादा पेमेंट तो नहीं कर रहे, ज़्यादा स्पेंडिंग तो नहीं कर रहे क्लाउड सर्विसेज पे। सो यहाँ आपकी यूनिट 1 ख़त्म हो गई है। आप इनको थोड़ा और चाहे तो डिटेल में पढ़ सकते हो, बाकी मैंने ऊपर ऊपर से आपको समझा दिया कि होते क्या है, बेसिक सा पता होना चाहिए आपको, बस ये है। ठीक है, बाकी और आप खुद से भी कर सकते हो। नेक्स्ट है सेंसर टेक्नोलॉजीज एंड कनेक्टिविटी। सेंसर टेक्नोलॉजी आपको समझ ही आ रहा होगा नाम से। सेंसर आर डिवाइस दैट कलेक्ट डेटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट। दे डिटेक्ट टेम्परेचर, मोशन, लाइट, प्रेशर, कन्वर्ट फिजिकल सिग्नल्स इनटू डिजिटल डेटा। तो जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार कोई कैमरा होता है, ठीक है, सो कैमरा आपका लगा हुआ है बैंक के सामने, ठीक है, उसमें होता क्या है, कोई बार बार मोशन कर रहा है, उसमें बार बार कोई आ रहा है जा रहा है, उसको वो बार बार उस पर फोकस रखता है कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका टेम्परेचर का होता है, आपके घर में जो एसी होती है, जो बाहर के देशों में, आपके घर में तो ऐसे खैर कम ही एडवांस सिस्टम होते हैं अपने इंडिया में इतने, बट बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, बाहर के जो कंपनीज होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि उनके मीटर्स लगे रहते हैं उनके पूरे एरिया में। वहाँ जैसी एक सर्टेन टेम्परेचर से नीचे या ऊपर होता है, सो उनके जो काम करते हैं, जो इनके एसीज होते हैं, वो सारे अपने हिसाब से काम करते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एसी को ऑन करो, इतना टेम्परेचर एसी का रखो, इतने डिग्री पे चलाओ। ठीक है, सो यही होता है सेंसर टेक्नोलॉजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कनेक्टिविटी क्या होती है? डिवाइस आर कनेक्टेड यूजिंग वाईफाई, ब्लूटूथ, 5G और ZigBee enables communication between device and cloud. A smart AC uses temperature sensor and Wi-Fi to adjust cooling automatically. एक ही में दोनों आ गए, सेंसर टेक्नोलॉजी भी आ गई और उसने एसी ने वाईफाई भी यूज़ किया कनेक्ट करने के लिए, और उसको आप यूज़ कर पा रहे हो अपने मोबाइल से, अपने फ़ोन से, सारा काम उससे हो रहा है। IoT एप्लीकेशन इन स्मार्ट सिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। IoT क्या होता है? नीचे देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT is a system where physical devices are connected to internet. These devices collect data using sensor, send and receive data, can be controlled remotely. अब ऊपर पढ़ते हैं IoT application in smart cities and infrastructure. IoT यूज टू इम्प्रूव सिटी लाइफ। सो ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है इसको यूज़ किया गया है सिटी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है? स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट पार्किंग। ठीक है, सो ऐसे कुछ सिस्टम्स होते हैं कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी बढ़ गई है व्हीकल्स की, तो वहाँ का ट्रैफिक लाइट को वो ग्रीन कर देते हैं कि आप जाओ जल्दी से। दूसरे एरिया का देखते हैं कि भाई यहाँ पर व्हीकल्स कम हैं तो इनको स्टॉप कर लो थोड़ी देर के लिए, पहले जहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी है उसको निकालो। ऐसे कुछ स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स होती हैं कि रात के टाइम होते ही वो अपने आप ऑन हो जाती है, किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो देखते हैं कि लाइट कितनी आ रही है, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, उसके हिसाब से वो ऑन होती है। उनका टाइमिंग भी होती है कि टाइम सेट कर देते हैं कि इस टाइम पे बंद हो जाना है। सो ये सारी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं सिटी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स चेंजेस ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन व्हीकल डेंसिटी। ठीक है, कि व्हीकल अगर ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से वो ज़्यादा टाइम के लिए ओपन रहेगा सिग्नल, और अगर कम है तो उसके हिसाब से वो कम ओपन रहेगा। सो यही कुछ एप्लीकेशंस होती हैं स्मार्ट सिटीज़ में। अपने इंडिया में तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे होती होंगी स्मार्ट सिटीज़ जो होती हैं, बाकी ये काफ़ी जगह बाहर के जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ भी यूज़ किए जाते हैं। सो यही होता है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको याद रखना, आगे मुझे बार बार ही बताना ना पड़े, सो समझ जाना इसको। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल IoT एंड मैन्युफैक्चरिंग। IoT यूज्ड इन इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल IoT, हेल्प्स इन मशीन मॉनिटरिंग और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ऑटोमेशन, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसेस डाउन टाइम। तो जैसे कि ये सिस्टम्स हैं कि एक मशीन है वो काफ़ी टाइम से चल रही है और उसमें क्या किया गया, उसमें IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स किया गया, उसको कनेक्ट किया गया डिवाइसेस से। सो उसके अंदर पूरा ऑटोमेशन कर देते हैं कि अगर वो
जो मशीन होती है वो ज़्यादा हीट हो जाती है या कुछ फेलियर होने वाला होता है उसके अंदर, तो वो अपने आप को बंद कर लेती है, और जो भी उसका फैक्ट्री का मालिक होता है जिससे वो डिवाइस कनेक्टेड रहता है उसके पास सिग्नल चला जाता है कि ये मशीन में ये प्रॉब्लम आ रही है, हीट हो गई है या वो बंद कर दी गई है। बहुत बार होता क्या है, जो कोई फैक्ट्री का मालिक है वो मशीन चला के घर जाके आराम से सो जाता है। सो वो मशीन में ऑटोमेशन कर देता है कि भाई सारा का सारा जो काम है वो ऑटोमेट चलेगा। कुछ भी दिक्कत होती है तो उसके जो फ़ोन होता है उस पर सिग्नल अपने आप आ जाते हैं कि भाई मशीन में ये फेलियर हो गई है, यहाँ दिक्कत हो गई है। सो यही है, आज के टाइम पे तो कार में, बाइक्स में इतने ज़्यादा एडवांस फीचर्स आ गए हैं कि अपने आप पता चल जाता है कि इस टायर में इतना प्रेशर है, ये है वो है। बट पहले के में इतना नहीं था, पहले तो खुद टच कर करके पता लगाना पड़ता था, देख के पता लगाना पड़ता था कि भाई हवा कम तो नहीं हो गई। लेकिन आजकल अपने आप उसमें मॉनिटर में पता लग जाता है। IoT डाटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, IoT डिवाइसेस जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टेप्स, डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा स्टोरेज। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो डिवाइस हैं वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को जनरेट करते हैं। कैसे वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। कि जैसे कि सेंसर है, ठीक है, सेंसर के थ्रू डाटा कलेक्ट होता है, फिर उसको एनालाइज करा जाता है, डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं जिसको, कि AC ने डाटा पूरा सेंसर यूज़ किया और बाहर के जो टेम्परेचर है उसको कलेक्ट किया कि भाई कितना टेम्परेचर आ रहा है। उसके बाद उसने उस डाटा को क्या किया, प्रोसेस किया कि भाई अब इसका करना क्या है और क्या डाटा है ये। फिर उसको स्टोर करना क्लाउड बेस्ड डाटाबेस पे, दूसरी जो मशीन्स होती हैं उसके बाद फिर उसको अपना काम करती है, AC की ऑन हो जाती है। प्रोसेसिंग कैन बी एज, नियर डिवाइस, क्लाउड, रिमोट सर्वर्स। एग्जाम्पल, फिटनेस बैंड कलेक्ट्स हेल्थ डेटा एंड स्टोर्स इट इन अ क्लाउड एप्स। सो आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, जो फिटनेस के होते हैं कि आपका पूरा ट्रैक रखते हैं वो, कि आपने इस दिन एक्सरसाइज करी, ये करी, इतनी कैलोरीज बर्न करी, आपकी इतनी फिटनेस है, आपका बॉडी वेट इतना आ गया है, आप डेली इतना रन कर रहे हो। सो ये सारा क्लाउड ऐप्स पे डाटा स्टोर होता है फिटनेस का। वो क्या करते हैं, रियल टाइम में सेंसर जो होते हैं वो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और फिर आप उसको यूज़ भी कर पाते हो अपनी हेल्थ और सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट है रियल टाइम एनालिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग। डाटा इज एनालाइज्ड इंस्टेंटली, रियल टाइम में, हेल्प्स इन क्विक डिसीजन, यूज्ड इन हेल्थ केयर, ट्रैफिक सिस्टम, इंडस्ट्री। हार्ट रेट मॉनिटर अलर्ट्स इमिडिएटली इफ़ एबनॉर्मल। जैसे कि आपने देखा होगा हार्ट रेट के होते हैं वो तुरंत बताता है कि कुछ भी हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता है वो तुरंत बताता है। सो ये रियल टाइम एनालिटिक्स होता है, जो कि डाटा का एनालिसिस होता है रियल टाइम में, ठीक है। हेल्थ केयर में होता है और ट्रैफिक सिस्टम में भी यूज़ करा जाता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इंक्रीज़ हो गया है, तुरंत उसको सेंसर वो सेंस कर लेते हैं, तुरंत एनालाइज करके तुरंत एक्शन लिया जाता है। सो यही होता है रियल टाइम एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है कि तुरंत आपको डाटा एनालाइज हो जाता है, तुरंत पता लग जाता है। आपकी घड़ी है उसके अंदर कोई ऐसे सेंसर है आपकी हार्ट बीट के सारे पता लगाने के, तुरंत पता लगा के तुरंत बता देती है वो कि भाई इतनी हार्ट रेट आ रही है आपकी। सो यही होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री 4.0। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, इसमें कंबाइंस हुआ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, ऑटोमेशन और डाटा एनालिटिक्स। फोकस ऑन स्मार्ट एंड कनेक्टेड सिस्टम। सो इंडस्ट्री 4.0 क्या है, ये वही है जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसमें कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। फोकस ऑन स्मार्ट एंड कनेक्टेड सिस्टम, फैक्ट्रीज वेयर मशीन्स कम्युनिकेट एंड वर्क ऑटोमेटिकली। वो ये फैक्ट्रीज, ऐसी फैक्ट्रीज भी हैं जहाँ पर सारा काम एक फ़ोन से हो जाता है कि सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, लैपटॉप वो ऑन कर देते हैं, उस पर सारा काम बताते हैं कि भाई क्या करना है कैसे करना है, वो मशीन अपने आप सारा काम करती रहती है। सो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये सारी चीज़ें आई हैं। AI आया है, ऑटोमेशन आया है, डाटा एनालिसिस होता है रियल टाइम में। कोई फैक्ट्री में बिस्किट के पैकेट्स बन रहे हैं, नमकीन बन रही है, वो तुरंत पता लगाते रहते हैं कितने बन गए हैं, कितना वो हो गया है। सारा का सारा जो डेटा होता है वो तुरंत एनालिसिस होता है, सारा स्टोर करके वहाँ चला जाता है कि भाई आज इतने पैकेट बने हैं। लेकिन पहले ऐसी मशीन नहीं थी, पहले ऐसा डाटा एनालिसिस नहीं होता था, खुद काउंट करना पड़ता था और फिर खुद किताब में लिखना पड़ता था। लेकिन ये सारा डेटा आज के टाइम पे स्टोर हो जाता है। यही फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्री 4.0। नेक्स्ट है ऑटोमेशन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। ऑटोमेशन में क्या होता है, मशीन जो होती है वर्क विद मिनिमल ह्यूमन एफर्ट। जो कोई ह्यूमन होता है वो थोड़ा बहुत बस लैपटॉप में इंस्ट्रक्शन डाल देता है और ऑटोमेशन शुरू हो जाता है, मशीन अपने आप काम करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ा बहुत बस ह्यूमन एफर्ट लगता है उसको स्टार्ट करने के लिए। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग यूजेस, सेंसर यूज़ किए जाते हैं, AI और
रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था पहले अभी। बेनिफिट्स क्या होते हैं? फास्टर प्रोडक्शन होता है, लेस एरर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मशीन काम कर रही है, सारा एआई का यूज़ किया जा रहा है। आप खुद सोचो कि मशीन है, ठीक है, आप गए बैंक में, और आज के टाइम पे लोग करते हैं, हमारी जनरेशन तो कम ही करती है ये। आप जैसे कि बैंक में गए, 60-70 हज़ार रुपये आपने निकलवा लिए। अब होगा क्या, वो जो काउंटर पे होता है वो क्या करेगा, वो मशीन पे रखेगा, मशीन अपने आप सारे नोट गिनेगी और गिन के वो बता देगी कि भाई इतने नोट हैं, ठीक है। 500 के हैं तो 120 नोट हो जाएंगे। सो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि भाई 120 नोट हैं, तो मतलब 60 हज़ार रुपये हैं ये मेरे पास। अब होगा क्या, आप तो क्या करोगे, उसको ऐसे निकाल के जेब में डाल लोगे। लेकिन जो हमसे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, ये क्या करते हैं, एक बार खुद भी गिन के देखते हैं कि भाई कितने हैं, एक बार वहीं खड़े खड़े गिन लेते हैं साइड में, ठीक है। सो यही है कि जो ऑटोमेशन है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसने क्या किया है, कम एरर्स होते हैं, बहुत कम एरर्स होते हैं, और ये काम को भी फास्ट करती है। कॉस्ट रिडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है इससे, फास्टर और प्रोडक्शन भी होगी। कैसे कॉस्ट रिडक्शन कैसे हो गया कि अब फैक्ट्री में ज़रूरत नहीं है 50-60 एम्प्लॉय रखने की, एक गिन रहा है, एक वो कुछ काम कर रहा है, एक स्टोर कर रहा है, सारा पैकेजिंग लेबलिंग सारा मशीन कर रही है। सो इससे कॉस्ट कम हो रही है। वो बात अलग है कि एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है, बट कॉस्ट रिडक्शन का भी बेनिफिट होता है इस सब से। नेक्स्ट है साइबर फिजिकल सिस्टम एंड डिजिटल ट्विंस। साइबर फिजिकल सिस्टम्स क्या होते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल मशीन विद डिजिटल सिस्टम, मशीन कम्युनिकेट एंड मेक डिसीजन। वो ये फिजिकल जो मशीन होती है उसको एक डिजिटली सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि आपका फ़ैन है, रिमोट से कंट्रोल कर दिया है आपने, या फिर आपने एलेक्सा हो गया, उसको आपने बोला वो सारा। सो फिजिकल चीज़ों को आपने एक डिजिटली सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, जिससे कि आपका काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल ट्विंस, वर्चुअल कॉपी ऑफ अ रियल मशीन सिस्टम यूज्ड फॉर टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग। एग्जांपल, अ डिजिटल मॉडल ऑफ अ फैक्ट्री मशीन यूज्ड टू प्रिडिक्ट फॉल्ट्स। सो देखो, एग्जांपल लेते हैं, आपकी कार है, ठीक है, उसमें बहुत सारे सेंसर लगे हैं, इंजन है, टेम्परेचर की चीज़ें, सब कुछ उसमें लगा हुआ है। वो सारा आपका एक सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है, जो कि आपके होते हैं कार्स के अंदर। सो वो क्या करता है, आपकी कार रियल में चल रही है और वो सारा डाटा तुरंत के तुरंत उसको कलेक्ट करता है, एक डिजिटली आपकी पूरी कार की कॉपी बना लेता है और उसमें दिखा देता है कि भाई आपकी कार में हवा कम है, ठीक है। सो उसने कब बताया है? जब आपकी कार चली जा रही है, बहुत टाइम से चली जा रही है, और उसने तुरंत बता दिया कि हवा कम हो रही है पीछे वाले टायर में, इसको चेक करवा लो। या फिर उसने ये बता दिया कि बहुत टाइम से सर्विस नहीं हुई है, मुझे इंजन में कुछ फॉल्ट लग रहा है, दिक्कत आ सकती है 2-3 दिन के अंदर। सो उसने पहले ही बता दिया। क्यों? क्योंकि जब आपकी गाड़ी चल रही है रोड पे, सो उसने डाटा कलेक्ट कर लिया कि इंजन ये सारी हरकतें कर रहा है। सो उसने सारा डाटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज करा, मॉनिटर करा। सेम फैक्ट्री में कोई मशीन है, उसका डाटा कलेक्ट कर लिया कि कहाँ कहाँ इशू आ रहा है, रियल में वो मशीन काम कर रही है, तुरंत उनको सारा पता लग रहा है, टेम्परेचर लेवल कितना है, क्या क्या चीज़ें हैं। सो यही होता है डिजिटल ट्विन की एक फिजिकल चीज़ की एक कॉपी बना लेना और उसका सारा डाटा स्टोर करके रखना, ताकि सब कुछ पता लगता रहे। और रियल टाइम में होता है ये, मतलब तुरंत के तुरंत डाटा स्टोर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी ली और 5-10 दिन पुराना डाटा बता रहा है, वो बताएगा जो गाड़ी आपकी रोड पे चल रही है, अभी प्रेजेंटली गाड़ी में कितनी हवा है, कैसा इंजन है, सब कुछ वो तुरंत बताता रहेगा, हर एक मिनट का, हर एक सेकंड्स का। सो ये होता है डिजिटल ट्विंस। नेक्स्ट है रोबोटिक्स एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़, यूज़ ऑफ रोबोट्स इन इंडस्ट्रीज। जैसे कि रोबोट जो होते हैं वो रिपीटेटिव टास्क जो होते हैं, जो बार बार करने होते हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्शन में होता है या फिर किसी सामान को दूसरी जगह रोज़ ले जाना होता है, 1000 बार, यहाँ से वहाँ बार बार उसको इधर से उधर रखना होता है। ऐसे टास्क जो होते हैं वो रोबोट्स परफॉर्म करते हैं। डेंजरस टास्क जो होते हैं, जो कि एक ह्यूमन के लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं, वो रोबोट्स करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजीज़ क्या होती है, जैसे कि 3D प्रिंटिंग हो गया, AI बेस्ड मशीन हो गया। सो ये सारे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आज के टाइम पे यूज़ हो रही हैं। आपने देखा होगा 3D प्रिंटिंग भी होती है, ठीक है, स्टैचू, छोटे छोटे स्टैचू प्लास्टिक के वो बना देते हैं, बस मॉडल डालते हैं और वो पूरा 3D प्रिंटिंग हो जाती है। सो यही होते हैं रोबोट्स असेंबलिंग कार्स इन ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है कि जो रोबोट्स होता है, आपने देखा होगा वो अपने आप मूव करते रहते हैं इधर से उधर, उनके अंदर पूरा फंक्शन डाल दिया गया है, सारा वो कंट्रोल लैपटॉप से किया जाता है और सारा काम अपने आप होता रहता है।
नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन बिजनेस मॉडल, चेंजेस हाउ बिजनेस ऑपरेट, न्यू मॉडल्स। अब आज के टाइम पे क्या हो गया है, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज आ गई हैं, डाटा ड्रिवन सर्विसेज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन बिजनेस मॉडल्स, चेंजेस हाउ बिजनेसेस ऑपरेट, न्यू मॉडल्स। आजकल कुछ न्यू मॉडल्स यूज़ करे जा रहे हैं जब से ये सारी चीज़ें एडवांस टेक्नोलॉजी ये सब आई हैं। जैसे कि एसी है, एसी का वो क्या करते हैं, ऐप होता है, ऐप का यूज़ करने के लिए वो एक सब्सक्रिप्शन बनाते हैं कि आपका जो ऐप है, आप एसी तो यूज़ कर रहे हो, ये एसी का कंट्रोल करने का ऐप है, इसको आप यूज़ करो और इसके आपको हर साल के 100 रुपये 500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, अगर आपको ये ऐप यूज़ करना है। ऐसे सब्सक्रिप्शन सर्विसेज मॉडल्स आ गए हैं इनके अंदर, बिज़नेस के अंदर जब से टेक्नोलॉजी आई है। डाटा ड्रिवन सर्विसेज आ गई हैं कि आपको जो ये ऐप दिया गया है इसके अंदर आपको 1000 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर आपको ये पता लगाना है कि आपकी एसी कैसी है, कहीं ख़राब तो नहीं होने वाली है, कहाँ क्या चीज़ गड़बड़ हो रही है, पूरा डाटा इसका कलेक्ट करके सारा आपको बताएगी। सो आपको इसको 1000 रुपये देने पड़ेंगे हर साल के। सो ये सारे कुछ डाटा ड्रिवन सर्विसेज आ गए हैं। इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ गया। जैसे कि कार का एग्जांपल ले लो, ठीक है, कि कार का एक ऐप बना दिया है कि आपकी कार में कहाँ दिक्कत आ सकती है, सारा डाटा उसका आपको कार उसमें पता चल जाएगा। किस में, आपके ऐप में पता चल जाएगा। सो कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो उनका एआई है वो पूरा कार का डाटा कलेक्ट करेगा और आपको उस ऐप पे बताएगा। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, नहीं लिया तो वो नहीं बताएगा, सिंपल है। उससे क्या होगा, दिक्कत होगी आपको कि भाई क्या पता कार ख़राब होने वाली हो, अगर मुझे पहले ही पता चल जाए तो फिर खर्चा कम आएगा। सो यही होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस इंक्रीज़ हो गया है। कंपनीज ऑफरिंग स्मार्ट डिवाइसेस विद ऐप बेस्ड कंट्रोल, जैसे कि आपको एग्जांपल मैंने बता दिया ये एसी वाला। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन्स, आईओटी इम्प्रूव्स सप्लाई चेन विजिबिलिटी, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ गुड्स, बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रैकिंग डिलीवरी पैकेजेस इन रियल टाइम। सो जैसे कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है इसने सप्लाई चेन को भी बता दिया कहाँ आपका प्रोडक्ट जा रहा है, कितनी क्वांटिटी जा रही है, पूरी गुड्स आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, पूरी इन्वेंट्री आप मैनेज कर सकते हो कि गुड्स कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सारा ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। आपका डेटा स्टोर होता रहेगा, रियल टाइम में आपको पता चलता रहेगा। जैसे कि ट्रैकिंग होता है डिलीवरी पैकेजेस का, आपने देखा होगा कि आपका पैकेज गुड़गांव आ गया है, सहारनपुर आ गया है, दिल्ली आ गया है, ये सारा आपको रियल टाइम में पता लगता रहता है। कुछ टाइम बाद वो अपडेट करते रहते हैं और आपको ट्रैकिंग होती है। और जो ऐप्स होते हैं आपके, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, इसमें तो पता चलता रहता है कि जो आपका ऑर्डर डिलीवर कर रहा है वो कहाँ आ चुका है, उसका दिखाते हैं, पूरा एनिमेशन दिखाते हैं कि बाइक यहाँ पर आ गई है, इस रोड पे आ गई है, ऐसे करके। सो यही होते हैं सप्लाई चेन में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन में भी काफ़ी हुआ है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो ईजिली। बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस प्रोसेस रिड्यूसिंग, इससे क्या हो गया है, ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये टेक्नोलॉजीज़ आई है, इससे टाइम कम होता है, कॉस्ट कम आती है और एरर्स के चांसेस भी कम रहते हैं। क्यों, क्योंकि डाटा टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, मशीनरी, रोबोटिक्स, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल बिज़नेस में, प्रेजेंट में, जिससे कि टाइम भी कम टाइम में काम हो जाता है, कॉस्ट भी कम आती है और एरर्स के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। यूजिंग डेटा एंड ऑटोमेशन, एग्जाम्पल ऑटोमेटेड बिलिंग एंड इन्वेंट्री सिस्टम इन कंपनीज, ठीक है। सो ये सारे जो आते हैं सिस्टम, यही होते हैं बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। इसने क्या कर दिया है, बिजनेस का जो प्रोसेस है पूरा उसको ऑप्टिमाइज कर दिया, एक अगले लेवल पे। आपका जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, टेक्नोलॉजी है, उसको अलग ही लेवल पे लेके चले गए हैं, जिसकी वजह से सारे उसको फ़ायदे होते हैं, टाइम के, कॉस्ट के, एरर्स के। सो यहाँ पे आपकी यूनिट 2 जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब करते हैं आगे, और आप इसको और अच्छे से डिटेल में चाहे तो पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से पढ़ो, डिटेल में चीज़ों को और समझो, और आपका काम हो जाएगा, पेपर के लिए आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कुछ भी पूछना हो तो। आगे करते हैं, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। नेक्स्ट है फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज़ अ डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम, डाटा इज स्टोर्ड इन ब्लॉक्स, ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन अ चेन। सो आप ऐसे समझो कि आपने 500 रुपये की ट्रांजैक्शन करी। सो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक के द्वारा नहीं, एक पूरी ब्लॉकचेन के द्वारा वेरीफाई करी जाएगी, जिसमें क्या होगा, बहुत सारे सिस्टम्स होंगे, वो कनेक्टेड होंगे, वो चेक करेंगे कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सही है या नहीं है, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, उसको अप्रूव कर देंगे और फिर उसका जो आपकी ट्रांजैक्शन का डेटा है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। सो यही होता है ब्लॉकचेन, मतलब छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें सारा डेटा कलेक्टेड रहता है,
एक कंप्यूटर पे कलेक्ट ना रह के वो जो आपका डाटा होता है वो अलग अलग जगह कनेक्टेड रहता है। फिर वो सब के सब कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक पूरी ब्लॉक चेन में रहते हैं। फिर आपने जो भी ट्रांजेक्शन करी है वो सारे के सारे मिलके उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। फिर उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के बाद वो अप्रूव कर देते हैं और जो आपका डेटा होता है उस ट्रांजेक्शन का वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। Once data is added, it cannot be changed easily. It is transparent and secure. Example like a notebook where every page is permanently recorded and shared with many people. वो ये है कि हर एक पेज जो है वो एक परमानेंटली रिकॉर्ड हो चुका है, अब आप उसको दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो सेम है ब्लॉकचेन की तरह कि आपका जो डेटा होता है वो ब्लॉकचेन के द्वारा पूरा रिकॉर्ड करा जाता है, डिजिटली रिकॉर्ड किया जाता है। डेटा जो होता है छोटे छोटे ब्लॉक्स में स्टोर करा जाता है और वो जो सारे ब्लॉक्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, वो एक चेन बनाते हैं, इसी को ब्लॉकचेन बोलते हैं। सो आपकी जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो भी इसी के ऊपर काम करती है। डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। डिसेंट्रलाइजेशन, नो सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल द सिस्टम। कोई भी सिंगल अथॉरिटी सिस्टम को कंट्रोल नहीं करती, सारा काम अपने आप होता है। कंट्रोल इज शेयर्ड अमंग मैनी यूजर्स, इंक्रीजेस ट्रस्ट एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सिंगली उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं करेगा। आपका जो डेटा है वो पूरा ब्लॉक्स के द्वारा, सबके द्वारा, सारे सिस्टम के द्वारा, जहाँ जहाँ आपका पूरा डेटा स्टोर्ड है सबको वेरीफाई चेक किया जाएगा, तब जाके वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगी। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, सेम डेटा इज स्टोर्ड ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, एवरीवन हैज़ अ कॉपी ऑफ ट्रांजैक्शन। हर एक ब्लॉक के पास ट्रांजैक्शन की कॉपी होगी, हर एक ब्लॉक उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखेगा और जब आप दोबारा से कोई ट्रांजैक्शन करोगे वो सारे ब्लॉक्स दोबारा से उस ट्रांजैक्शन को, कोई नहीं करोगे उसको वेरीफाई करेंगे अपने डेटा के ऊपर कि जो उनके पास पहले से डेटा है उसके हिसाब से वो पूरा वेरीफाई करेंगे और जब सारे ब्लॉक्स उसको अप्रूव कर देंगे तब वो आपकी ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ वन बैंक कीपिंग रिकॉर्ड्स, मैनी कंप्यूटर्स कीप द सेम रिकॉर्ड। ठीक है, एक बैंक के पास रिकॉर्ड ना रह के वो सारे बैंक्स के पास रहेगा, ताकि जब आपकी ट्रांजैक्शन जब भी हो तो वो सारे के सारे मिलके चेक कर सकें। इससे क्या होगा, आपकी प्राइवेसी बढ़ेगी, आपकी सिस्टम बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा और सिक्योर रहेगा। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफी एंड कंसेंसस मैकेनिज्म। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, सिक्योर्स डेटा यूजिंग इंक्रिप्शन। मतलब कि इंक्रिप्शन डेटा, मतलब ऐसे कीज़ को यूज़ करते हैं डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो क्रिप्टोग्राफी का मतलब सिक्योर करना डेटा को यूजिंग इंक्रिप्शन, कीज़ को यूज़ करना डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट्स आइडेंटिफाई एंड ट्रांजेक्शन। यूजेस की, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। पब्लिक की है जैसे आपका अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है, वो एक पब्लिक की हो जाएगी। और प्राइवेट की क्या होगी, आपने कोई कोड डाला उसके बाद वो ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद क्या होगा, जो पूरी ब्लॉकचेन होगी उसके पास, उन सब के पास आपका अकाउंट नंबर होगा। फिर वो सारे के सारे मिलके पब्लिक की, जो कि आपका अकाउंट नंबर है, उसको चेक करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन आज सही में आपने करी है या किसी और के अकाउंट से या कुछ और हुआ है ये। सो यही होता है पब्लिक की और प्राइवेट की का यूज़ करके डाटा को, ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्ट करके रखना और वेरीफाई करना। ठीक है, आपका अकाउंट नंबर यूज़ करा जाएगा क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। और प्राइवेट की क्या यूज़ करी जाएगी, ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद जो ब्लॉक चेन है, जो ब्लॉक्स हैं, वो सारे यूज़ करेंगे अपने पब्लिक की को, जो भी आपने दी है अकाउंट नंबर, जो भी सारा डेटा है उसको यूज़ करके वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे। सो क्रिप्टोग्राफी मतलब कि इंक्रिप्शन का यूज़ करना डाटा को, ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट रखने के लिए। ठीक है, कंसेंसस मैकेनिज्म, मेथड्स टू वेरीफाई ट्रांजैक्शन। ये मेथड होता है, तरीका होता है क्या करना, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का ही तरीका होता है। इंश्योर ऑल नोड्स एग्री ऑन डेटा। जैसे कि मैंने बताया, जो कि आपके क्या होते हैं, जो अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं हर जगह वो सेम डेटा स्टोर रहता है। अगर वो सारे कंप्यूटर एग्री करेंगे कि भाई सेम यही अकाउंट नंबर है, सब ने चेक कर लिया कि सेम अकाउंट नंबर है, सेम नाम है, सब कुछ सेम है, ठीक है, अगर सब एग्री करेंगे तो जाके वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई होगी। सो यही होता है कंसेंसस मैकेनिज्म, जिसमें मेथड होता है ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का। अगर सब के सब कंप्यूटर एग्री करेंगे तो ही वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग डिजिटल एग्रीमेंट्स होते हैं, रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन कंडीशन आर मेट, नो नीड फॉर मिडलमैन। एग्जांपल, पेमेंट इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड व्हेन अ प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड। आप ऐसे समझो कि आप किसी वेबसाइट पे गए और वहाँ जाके आपने देखा कि कोई PDF है वो आपको डाउनलोड करनी है, उसने कहा कि इस PDF के आपको 500 रुपये लगेंगे।
आपने क्या किया, 500 रुपये पेमेंट करे और तुरंत आपको PDF का एक्सेस मिल जाएगा। सो यही एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने पेमेंट करी, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि जैसे ही पेमेंट रिसीव होगी वैसे ही उसको PDF भेज देना। इसी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। या फिर आपका कोई SIP का हो गया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि इतनी तारीख को मेरे अकाउंट से पेमेंट कर देना, वो डेट आएगी तुरंत आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाएगी। सो यही कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फाइनेंशियल सर्विस एंड डिजिटल आइडेंटिटी। फाइनेंशियल सर्विसेज, फास्टर एंड चीपर ट्रांजेक्शन, नो नीड फॉर बैंक्स, यूज्ड इन पेमेंट्स, लोन, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस जो होती हैं ये फास्टर होती हैं, चीपर होती हैं। ठीक है, ऑनलाइन सारा काम होता है, बैंक की नीड्स नहीं होती जैसे कि पेमेंट्स में, लोन्स में। डिजिटल आइडेंटिटी क्या होती है, सिक्योर डिजिटल आइडेंटिटी फॉर यूजर्स, रिड्यूस आइडेंटिटी थेफ्ट, यूजर कंट्रोल देयर ओन डेटा, सेंडिंग मनी डायरेक्टली विदाउट बैंक इन्वॉल्वमेंट। सो फाइनेंशियल सर्विसेज तो आपको समझ में आ गया होगा, जो भी आप सर्विसेज करते हो, डिपॉजिट करना, लोन लेना, ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं। अब डिजिटल आइडेंटिटी में क्या है कि बिना बैंक इन्वॉल्वमेंट के आपने किसी को पैसा ट्रांसफ़र किया, ठीक है, आपके पास आपका खुद का एक वॉलेट है, एक डिजिटल वॉलेट है, जैसे कि आपका क्रिप्टो करेंसी का होता है। आपने क्या किया, आपके पास उसकी की है, पासवर्ड है, आपने ओपन किया और आपने वो आप अपना जो बिटकॉइन था वो एक ट्रांजेक्शन करी दूसरे के साथ, कुछ सामान खरीदा होगा और आपने उसको बिटकॉइन सेंड कर दिया अपने वॉलेट से। कोई भी बैंक इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, आपका डिजिटल वॉलेट था, आपने पासवर्ड यूज़ किया, तुरंत उसको एक बिटकॉइन सेंड कर दिया जितने का भी वो प्राइस था और तुरंत आपके पास सामान आ गया। सो ये होता है डिजिटल आइडेंटिटी कि आप सिक्योर डिजिटल आइडेंटिटी फॉर यूज़र, रिड्यूस आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, सो यही होता है कि आप खुद के डेटा पे खुद का कंट्रोल रहता है और आप अपने डेटा के खुद मालिक होते हो। और जैसे कि आपको बताया, बैंक के बिना इन्वॉल्वमेंट के आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने डिजिटल वॉलेट के थ्रू। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, चैलेंजेस जो होती है हाई एनर्जी कंजप्शन होता है, स्केलेबिलिटी इश्यूज, स्लो प्रोसेसिंग होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। सो यही चैलेंजेस आते हैं फाइनेंशियल सर्विस में। बहुत एनर्जी कंजप्शन होता है, ये जो सारे सर्वर्स होते हैं बहुत एनर्जी कंज्यूम करते हैं। प्रोसेसिंग भी बहुत स्लो रहती है जब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हैवी काम होता है। अवेयरनेस भी लोगों को इसके बारे में बहुत कम है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, सिक्योरिटी इंक्रीज़ होती है डिजिटल आइडेंटिटी से, ट्रांसपेरेंसी बन के रहती है, कॉस्ट रिडक्शन होता है। एग्जाम्पल, ब्लॉकचेन कैन इम्प्रूव सप्लाई चेन ट्रैकिंग बट नीड्स बेटर स्पीड। सो ये एक एग्जाम्पल कि जो आपकी ब्लॉकचेन है वो सप्लाई चेन ट्रैकिंग को और इम्प्रूव कर सकती है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए। वो ब्लॉकचेन में वो धीरे धीरे काम करेगी क्योंकि डेटा को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। सो यही कुछ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ है आपके डिजिटल आइडेंटिटी और सर्विसेज के, जो भी ऑनलाइन क्लाउड सर्विसेज इनके होते हैं। ठीक है, या फिर ब्लॉकचेन के। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज। डाटा इज सिक्योर बट नॉट फुल्ली प्राइवेट, ट्रांजैक्शन आर विजिबल टू ऑल यूजर्स। रिस्क क्या रहता है, हैकिंग वॉलेट, लॉस ऑफ प्राइवेट की भाई हो सकता है कि आपकी जो प्राइवेट की है वो गुम हो जाए, वो किसी और के पास चली जाए। इससे क्या हो सकता है कि कोई भी आपका जो एक्सेस है आपके वॉलेट का वो परमानेंटली आप लूज़ कर सकते हो और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और कोई वॉलेट्स को हैक भी कर सकता है, लॉस ऑफ प्राइवेट की हो सकता है आपके साथ। सो यही सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज रहते हैं इन सब के अंदर, डिजिटल वॉलेट्स के अंदर। इफ़ समवन लूजेज देयर प्राइवेट की, दे मे लूज एक्सेस परमानेंटली। रेगुलेटरी एंड कंप्लाइंस कंसिडरेशन, जैसे कि आपने देखा होगा, वो एग्जांपल सुना होगा कि बिटकॉइन वाला, कि उसके पास इतने सारे बिटकॉइन हैं और वो उसे पता चला है कि उसकी जिसमें वो स्टोर था वो हार्डवेयर जो भी उसकी वो गुम हो गई है और वो उसको पूरा ढूंढने में लगा हुआ है। सो यही होता है जब आपको कोई चीज़ गुम हो जाती है, आप उसका एक्सेस खो देते हो, यही होता है डिजिटल का नुकसान थोड़ा सा। रेगुलेटरी एंड कंप्लाइंस कंसिडरेशन, गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाती है ब्लॉकचेन से कि लीगल ट्रांजैक्शन हो, टैक्सेशन में डाटा प्रोटेक्शन हो। क्रिप्टो करेंसी लॉ डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये जो क्रिप्टो करेंसी के लॉज हैं वो अलग अलग कंट्री के होते हैं। कुछ कंट्रीज़ में इसको थोड़ा फ्रीली छोड़ा गया है, कुछ में बहुत ज़्यादा सिक्योर करके बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ देखा गया है कि इससे कुछ भी फ्रॉड हो सकता है, कि भाई कोई भी कुछ भी इलीगल ट्रेड कर सकता है इसके थ्रू, क्योंकि बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सारा डिजिटल वॉलेट है कि आपने एक प्राइवेट की यूज़ करी, तुरंत उसको एक कॉइन भेज दिया, आपका सारा काम, आप इलीगल कुछ भी कर सकते हो। सो यहाँ पर आपका इससे कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। लीगल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड कंसिडरेशन, टैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डाटा प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर आपकी यूनिट 3 खत्म होती है। आप थोड़ा और इनको डिटेल में और चाहे तो पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा ईजी करके आपको समझा रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, आप कुछ कर पाओ पेपर में अच्छे से।
नेक्स्ट है AR एंड VR ऑगमेंटेड रियलिटी। AR adds digital content, images, text, 3D objects to the real world. Works in real time, uses smartphone camera, AR classes, enhanced what you already see. So आपका एक रूम है वो पूरा खाली है और आपको उसमें पता करना है कि क्या फर्नीचर कहाँ पर सूट करेगा। सो आपने क्या किया, इमेजेस को, टेक्स्ट को, 3D ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया और आपने उस डिवाइस को, स्मार्टफोन को या AR ग्लासेस को, स्मार्टफोन कैमरे को यूज़ किया। आपने वो ऐप ओपन किया और आपने अपना रूम दिखाया, उस कैमरे ने पूरा देख के क्या किया, वहाँ पर कोई सोफ़ा रख दिया। सो उससे आपको पता चल गया कि इस रूम में यहाँ पर अगर सोफ़ा रखा रहेगा तो कैसा लगेगा। सो यही होता है कि जो आपका रियल फिजिकल वर्ल्ड होता है वहाँ पर आप डिजिटली चीज़ों को ऐड करके देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी। VR क्रिएट्स अ कम्प्लीटली कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट। यूज़र इज़ फुल्ली इमर्स्ड एंड कैन नॉट सी द रियल वर्ल्ड। रिक्वायर्स VR हेडसेट, समटाइम्स कंट्रोलर्स। तो जैसे कि आपने देखा होगा VR गेम्स होते हैं कि आप देखा होगा वो खेलते हैं ना क्रिकेट में, कि एक बैट ऐसा ले लेते हैं और खेलते रहते हैं। VR में सारा स्टेडियम जो होता है वो कंप्यूटर के द्वारा सब कुछ बनाया जाता है। सो यही होता है वर्चुअल रियलिटी। इसको आपको बताने की नीड नहीं है, आप सबको अच्छे से पता ही है। इसमें डिफरेंसेस आ सकता है कि AR एंड VR में क्या डिफरेंसेस है, ये आप देख सकते हो। ये सारे इसमें लिखे हुए हैं, डिवाइसेस में किस में यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। शॉपिंग में, नेविगेशन में यूज़ करते हैं। VR जो होते हैं वो गेमिंग में, ट्रेनिंग्स में यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड करंट स्टेट, मतलब जो आपका VR AR है इसका। सो अर्ली VR स्टार्टेड इन 1960s। आप जाके देखना, बेसिक सिमुलेशन स्टार्ट हुई थी इसकी 1960s में। AR डेवलप्ड लेटर विद स्मार्टफोन। स्मार्टफोन्स के साथ AR आए थे। ग्रोथ इंक्रीज ड्यू टू बेटर ग्राफिक्स। इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। क्यों? क्योंकि अच्छे ग्राफिक्स मिलने लगे, इंटरनेट काफ़ी तेज़ हो गया और AI इंटीग्रेशन भी आ गया। आजकल तो क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है वो तुरंत के तुरंत AI को यूज़ करके नई नई इमेजेस, टेक्स्ट, पूरा सब कुछ चेंज करता रहता है गेम्स के अंदर। करंट स्टेट क्या है? गेमिंग में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, बिजनेसेस में ये यूज़ करा जाता है AR VR। बिकमिंग मोर अफोर्डेबल। अफोर्डेबल धीरे धीरे और होते जाएंगे, अभी तो थोड़े महंगे भी लगते हैं बट धीरे धीरे और अफोर्डेबल होते चले जाएंगे। जब ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉमन हो जाएगी और हर कोई कंपनी इसको डेवलप करेगी तो सब कम कम से कम प्राइस पे इसको सबको देना चाहेंगे। एग्जाम्पल, मॉडर्न VR हेडसेट यूज्ड फॉर गेमिंग एंड ट्रेनिंग सिमुलेशंस। AR VR applications in marketing and customer experience. Businesses uses AR VR to improve customer interaction. जैसे कि एप्लीकेशन क्या होती है, वर्चुअल ट्राई ऑन क्लोथ्स, कि आप ग्लासेस को लगा के देख सकते हो कैसे लग रहे हैं आप पे। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन होता है, वर्चुअल शोरूम्स होते हैं, ठीक है, उसको दिखाते हैं पूरा कस्टमर को। बेनिफिट क्या होते हैं? बेटर एंगेजमेंट आती है, सेल्स बढ़ती है, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एग्जाम्पल, ट्राइंग सन ग्लासेज वर्चुअली बिफोर बाइंग ऑनलाइन। आपने देखा होगा कि आप कैमरा दिखाता है ना वो कैमरे में, कि देखो जो लेंस कार्ट का होता है कि कौन सा आप पे सूट करेगा, आपकी इमेज करेगा और आप पे नए नए स्पेक्स लगा के दिखाएगा वो। सो यही होता है AR। ठीक है, और इनका मार्केटिंग में कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए दिखाया जाता है। और वर्चुअल शोरूम्स की, आप वर्चुअली शोरूम्स को देख सकते हो, कहाँ पर है, कैसा दिख रहा है, यहाँ पर बैठ के आप कहीं बाहर देख सकते हो, ऐसा ही होता है। सो यही होती है मार्केटिंग में और कस्टमर एक्सपीरियंस में AR और VR की एप्लीकेशंस, और ये बहुत इंप्रूवमेंट करता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट थ्रू इम्प्रेसिव टेक्नोलॉजीज़। Used for skill training and education, safe environment for practice, used in medical training, military, industrial training। बेनिफिट्स क्या होते हैं? रियल लाइफ सिमुलेशन होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे क्या हो रहा है कि एयरप्लेन जो होता है वो डायरेक्ट उड़ाना, एक नया फिजिकली जो रियल एयरप्लेन होता है उसको ना उड़ाना सिखाने से क्या करते हैं, नए नए जो होते हैं, जो सीखते हैं, उनको क्या करते हैं, एक सिमुलेशन पे सिखाते हैं। पूरा सिस्टम पूरा एयरप्लेन जैसा रहता है और सब कुछ उसमें सिखाया जाता है। बाइक्स का भी सेम होता है, आपने देखा होगा वो गेम्स आते हैं उस पर दिखाते हैं कहाँ पर कितना मोड़ना है आपको। सो यही सारी चीज़ें होती हैं। इससे क्या होता है, स्किल ट्रेनिंग होती है और एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। बेनिफिट क्या होते हैं? रियल लाइफ सिमुलेशन होती है, नो फिजिकल रिस्क, बेटर लर्निंग। आपने देखा होगा आजकल तो जो एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बहुत सारे 3D मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं दिखाने के लिए कि आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो बायोलॉजी में कि अंदर से ऐसे दिखते हैं। हार्ट को वो दिखाते भी हैं, कुछ मॉडल्स यूज़ करते हैं
उनको दिखाते हैं बाहर निकाल के ऐसा हो रहा है, उसको अलग कर देंगे, उसको अलग कर देंगे। कोई भी फिजिकल की नीड नहीं है, बस पूरा सिमुलेशन पे वो दिखा देते हैं कि ऐसा है। एग्जाम्पल, डॉक्टर प्रैक्टिसिंग सर्जरी यूजिंग VR सिमुलेशन। सो वो ये उनके पास पूरा एक वर्चुअली एक पेशेंट लेटा हुआ है, उस पर वो सर्जरी करके सीख रहे हैं। सो यही होता है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। चैलेंजेस क्या होते हैं, बहुत हाई कॉस्ट डिवाइस होते हैं, टेक्निकल लिमिटेशंस आ जाती हैं, मोशन सिकनेस होती है VRs में, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंटरनेट एंड हार्डवेयर। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, ग्रोइंग मार्केट, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इनोवेशन इन एजुकेशन एंड बिजनेस। एग्जाम्पल, VR ट्रेनिंग रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ रियल लाइफ ट्रेनिंग सेटअप, कि रियल लाइफ में पूरा ट्रेनिंग सेटअप करना पड़ेगा। अगर किसी डॉक्टर को सिखाना है तो रियल में किसी के ऊपर सर्जरी करनी पड़ेगी, जो कि बहुत दिक्कत दे सकती है। सो यही सारे होते हैं कि पूरी ट्रेनिंग वर्चुअली हो जाती है और इससे काफ़ी कुछ अच्छे से सीखने को मिलता है। सारा काम वो अच्छे से, पूरा जो कंप्यूटर होता है पूरा डिजिटली सब कुछ अच्छे से एकदम सेम टू सेम रियल वर्ल्ड जैसा बना के रखता है, ताकि अच्छे से ट्रेनिंग हो पाए। वरना क्या होगा, वर्चुअली उसने सीखा कुछ और, फिजिकली रियल में कुछ और हो गया वो। सो ये दिक्कत ना है, इसीलिए ये आजकल बहुत एडवांस AI को यूज़ करा जा रहा है ये सब करने के लिए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन एंड एडवांसमेंट। लिमिटेशन क्या होती है, लिमिटेड बैटरी लाइफ, हैवी डिवाइसेस होते हैं, ग्राफिक नॉट ऑलवेज रियलिस्टिक, हाई डेवलपमेंट कॉस्ट। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं। एडवांसमेंट क्या हो रहा है, अच्छे ग्राफिक्स को थोड़ा और किया जा रहा है प्रमोट, लाइट वेट हेडसेट पे थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है कि ज़्यादा भारी ना हो, कि पूरा सिर भारी भारी ना हो जाए, तो थोड़ा हल्का हल्का बनाया जाए। 5G कनेक्टिविटी आ रही है, AI को इंटीग्रेट कर दिया गया है। एग्जाम्पल, न्यू VR हेडसेट आर मोर कंफर्टेबल एंड रियलिस्टिक। Integration with existing business process, AR/VR can be added to current business system used in design and product development। की कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कार बनानी है तो वो क्या करेंगे, हेडसेट पहनेंगे और देखेंगे वर्चुअली कि कार कैसी लग रही है, कैसी बन रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, ये सारी चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर को सपोर्ट किया जा सकता है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, कि कोई कस्टमर है वो पूछ रहा है क्या दिक्कत आ रही है, कंपनी क्या होती है दूर बैठे बैठे इन सब चीज़ों का यूज़ करके पता लगा सकती है कि उसके डिवाइस में दिक्कत क्या आ रही है वर्चुअली देख के। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग और प्रोडक्टिविटी। एग्जाम्पल, इंजीनियर्स यूजिंग VR टू डिज़ाइन एंड टेस्ट प्रोडक्ट बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि उन्होंने क्या किया, पूरा प्रोडक्ट जो है वो वर्चुअली बना दिया, फिर उसको ट्राई करके देखा होगा ना आपने कि वो क्या करते हैं, बहुत बार गाड़ी की स्पीड चेंज कर देते हैं, इंजन का टॉर्क चेंज कर देते हैं, पूरा वर्चुअली सब कुछ चेंज करते रहते हैं कि टॉर्क बढ़ा दो, पावर कम कर दो, ये इंक्रीज़ कर दो, वो डिक्रीज़ कर दो, और फिर उसको वर्चुअली कार को देखते हैं चला के, किसको स्टार्ट करो अब देखते हैं। या फिर उन्होंने कोई वर्चुअली ट्रक बनाया और उसको देखा किसी हिली एरिया पे, ठीक है, उसको चढ़ा के देख रहे हैं वो। सो वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को, टायर के प्रेशर को, इन सब को वर्चुअली चेंज कर रहे हैं, बस कंप्यूटर में चेंज कर करके देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा। तो ये सारी चीज़ों को वो करते हैं, इंजीनियर जो होते हैं ये सारा काम करते हैं। यहाँ पर आपकी यूनिट 4 ख़त्म हो जाती है, बस यही था। इन चीज़ों को आप और थोड़ा पॉइंट्स में जो चैलेंजेस है, लिमिटेशन है, इन सब चीज़ों को और थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बात रही आपके बिज़नेस कम्युनिकेशन की वीडियो, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो जल्दी आपको मिल जाएगी। पेपर तो उसका काफ़ी लेट है, बट कोई नहीं, आप थोड़ा वेट करो, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कुछ पूछना हो तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।